अगर कोई डेटा एनालिस्ट बनना चाहता है तो एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है कि इतने सारे क्वालिफाइड लोगों की भीड़ में कोई खुद को अलग कैसे दिखाए। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो जरा इन दो रेज्यूमे को देखिए। एक में बस स्किल्स की लंबी चौड़ी लिस्ट है और दूसरे में उन स्किल्स का जीता जागता सबूत, यानी एक प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो का लिंक। और जानते हैं, यही वो छोटी सी चीज़ है जो सब कुछ बदल देती है। यहीं से रिक्रूटर्स का ध्यान किसी की तरफ खिंचता है और यही आज हमारी बातचीत का मेन पॉइंट है। मेवन एनालिटिक्स के एनरिक रूइज ने एक बहुत ही पते की बात कही है। वो कहते हैं, सोचिए, क्या कोई किसी डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट को उनका काम देखे बिना हायर करेगा? कभी नहीं। तो फिर कोई कंपनी एक डेटा एनालिस्ट को बिना उसका प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो देखे नौकरी पर क्यों रखेगी? ये बात बिल्कुल सही है। मतलब पोर्टफोलियो कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल ज़रूरत बन चुका है। तो आज का हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम रेज्यूमे की प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर पोर्टफोलियो वाले सॉल्यूशन पर आएंगे। उसके बाद देखेंगे कि एक मजबूत फाउंडेशन कैसे बनाया जाए, एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट का फॉर्मूला क्या है, अपने काम को दिखाना कैसे है, और आखिर में अपनी करियर की कहानी कैसे बनानी है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, रेज्यूमे की प्रॉब्लम। अब होता क्या है कि लगभग हर रेज्यूमे पर एक जैसी ही स्किल्स लिखी होती हैं, एसक्यूएल, पाइथन, पावर बीआई, है ना? ऐसे में रिक्रूटर के लिए ये समझना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि भाई कौन सा कैंडिडेट बाकियों से बेहतर है। सब एक जैसे ही लगते हैं। और बस यहीं पर एंट्री होती है पोर्टफोलियो की, जो एक असली सोल्यूशन है। देखिए, ये सिर्फ बताने की बात नहीं है, ये करके दिखाने की बात है। पोर्टफोलियो एक ऐसा तरीका है जिससे कोई भी अपने दावों से आगे बढ़कर असल में अपनी काबिलियत को साबित कर सकता है। एक अच्छे पोर्टफोलियो में ना 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। इसे एनालिटिक्स ट्राइफेक्टा भी कह सकते हैं। पहली चीज़ है टेक्निकल स्किल्स, मतलब टूल्स चलाने आते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, मतलब ये पता है कि उन टूल्स से बिजनेस की असली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। और तीसरी जो बहुत ज़रूरी है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी अपनी फाइंडिंग्स को दूसरों को आसानी से समझा पाना। तो सवाल ये उठता है कि इतना ज़बरदस्त पोर्टफोलियो बनाने की शुरुआत कहाँ से करें? खैर, इसका सबसे पहला स्टेप है अपनी नेम मजबूत करना, यानी वो सारी ज़रूरी स्किल्स सीखना जिनकी मदद से अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। और ये जो सीखने का सफ़र है ना, ये भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, शुरू के 45 दिनों में पाइथन और डेटा क्लीनिंग जैसी बेसिक चीज़ें सीखी जाती हैं। फिर 90 दिन होते होते बात एडवांस्ड मशीन लर्निंग तक पहुंच जाती है और लगभग 180 दिनों में बिग डेटा और एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी बड़ी चीज़ों पर पकड़ बनाने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, तो जब स्किल्स आ गईं, तो अब क्या? अगला कदम है ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाना जो हायरिंग मैनेजर्स को इम्प्रेस कर दें। इसके लिए एक बहुत ही कारगर 4 स्टेप प्लेबुक है, जिसे हम विनिंग प्रोजेक्ट फॉर्मूला कह सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के 4 मेन पिलर्स हैं। नंबर 1, बिजनेस केस से शुरुआत करें। नंबर 2, अपनी इनसाइट्स और उसका असर दिखाएं। नंबर 3, डेटा का इस्तेमाल एक कहानी बताने के लिए करें। और नंबर 4, थोड़ी टेक्निकल डिटेल भी दें। चलिए अब एक एक करके इन सबको थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात, सीधे टेक्निकल बातों पर मत कूदिए। अपने प्रोजेक्ट को किसी असली दुनिया की प्रॉब्लम के इर्द गिर्द बनाइए। जैसे मान लीजिए कि होटल कैंसलेशन से लाखों का नुकसान हो रहा है, या फिर किसी मार्केटिंग कैंपेन का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। इससे होता यह है कि जो लोग टेक्निकल नहीं हैं वो भी आपके काम को समझ पाते हैं और उससे जुड़ पाते हैं। देखिए, आपका एनालिसिस तब तक अधूरा है जब तक आप उससे कोई एक्शन लेने लायक सलाह ना दें। सिर्फ डेटा दिखाने से काम नहीं चलेगा। जो मेन फाइंडिंग्स हैं उन्हें हाईलाइट कीजिए। जैसे ये पता लगाइए कि सेल्स सबसे ज़्यादा कब होती है, और फिर बिल्कुल साफ साफ रिकमेंडेशन दीजिए, जैसे कि स्टाफिंग बदलनी चाहिए या मेन्यू से जो चीज़ें नहीं बिक रही उन्हें हटा देना चाहिए। अब जो मुश्किल जानकारी होती है ना, उसे आसान बनाने के लिए डेटा विजुअलाइजेशन का रोल बहुत बड़ा है। अपने एनालिसिस को समझने लायक और दिलचस्प बनाने के लिए चार्ट्स, ग्राफ्स और हो सके तो इंटरैक्टिव डैशबोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। और एक टिप, जो सबसे ज़रूरी विजुअलाइजेशन है उसे अपने प्रोजेक्ट की मेन इमेज ज़रूर बनाइए। और आखिर में चौथा स्टेप, अपने काम करने के तरीके यानी अपनी मेथोडोलॉजी के बारे में थोड़ा बताइए। ज़्यादा लंबा नहीं, बस संक्षेप में। इससे आपकी टेक्निकल काबिलियत साबित होती है। जैसे कि ये बताइए कि डेटा क्लीनिंग के क्या स्टेप्स थे, या चार्ट बनाने के लिए कौन से फंक्शंस इस्तेमाल किए। इसे छोटा और टू द पॉइंट रखना है।
चलिए, तो अब प्रोजेक्ट्स तो बन गए, अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है इन प्रोजेक्ट्स को एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो में बदलना, जिसे आसानी से शेयर किया जा सके। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसा दिखता है। मेवन शोकेस जैसे प्लेटफॉर्म सिर्फ विजुअल दिखाने के लिए नहीं है। यहाँ पर कोई भी अपने काम करने के तरीके और उससे बिजनेस पर क्या असर पड़ा, ये सब कुछ एक साथ दिखा सकता है। इससे काम सच में अलग से निखर कर आता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है कि अगर किसी के पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो प्रोजेक्ट्स कहाँ से लाएं? खैर, इसके कई रास्ते हैं। जो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से कोर्स प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। गाइडेड प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं जिनमें टास्क पहले से तय होते हैं। या फिर डेटा चैलेंजेस में हिस्सा लिया जा सकता है, जहाँ असली दुनिया जैसी प्रॉब्लम्स दी जाती हैं। तो कितने प्रोजेक्ट्स होने चाहिए? देखिए, एक मजबूत शुरुआत के लिए कम से कम तीन अच्छे क्वालिटी प्रोजेक्ट्स रखने का टारगेट बनाना चाहिए। ये एक साफ और याद रखने लायक नंबर है। तो अब हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट पर आते हैं। एक पोर्टफोलियो सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट्स का कलेक्शन नहीं है। नहीं, ये उससे कई ज्यादा बढ़कर है। इसको ऐसे समझिए, एक रेज्यूमे ये बताता है कि किसी को क्या क्या आता है, पर एक पोर्टफोलियो ये साबित करता है कि वो उन चीज़ों से क्या क्या कर सकता है। यही बताने और करके दिखाने के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है, रेज्यूमे एक लिस्ट है और पोर्टफोलियो एक कहानी है। और यही बात हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है, किसी के बनाए हुए प्रोजेक्ट्स उसकी कौन सी कहानी कहेंगे?